आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था आज हमारा टॉपिक्स है और आप लोगों को पता ही है कि मौर्यों के द्वारा विशाल अस्थाई सेना रखा गया था। उसके बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और इस सेना और अधिकारी को जो वेतन दिया जाता था वह नगद दिया जाता था और नगद वेतन देने के कारण मौर्य शासकों को अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा बल देना पड़ा और संसाधन नए नए क्रिएट करने के लिए एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास भारत में हुआ। क्लियर है? तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम लोगों के लिए और इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि मेरा जो प्रयास है क्या वो आप लोगों के लिए परीक्षोपयोगी साबित हो रहा है या नहीं। क्लियर? तो चलिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 3 स्तंभ थे। याद रखना है आप लोग को, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। फर्स्ट है कृषि। क्या है? कृषि। दूसरा है पशुपालन और तीसरा है व्यापार वाणिज्य। क्लियर है? तो अगर आज के बाद से आप लोगों को कोई पूछे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के कितने स्तंभ थे, आंसर क्या देंगे? 3। कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य। अब अगर इसमें से सबसे प्रमुख है तो कृषि। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। मुख्य आधार था। तो अगर पूछे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, क्या आंसर देंगे हम लोग? हम लोगों का आंसर होगा भाई कृषि। और आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि का महत्व भारत में हमेशा रहा है, यह ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? आइए अब ध्यान दीजिएगा कि सम्मिलित रूप से इन तीनों को एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है वार्ता। क्या नाम है भाई? वार्ता। अगर पूछे वार्ता शब्द का अर्थ क्या है तो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य का संयुक्त नाम है वार्ता। और वार्ता का अर्थ क्या होता है भाई? वृत्ति का साधन। वृत्ति का साधन। क्लियर है? तो वार्ता में क्या क्या शामिल है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य। तो कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, इन तीनों को मिलाकर एक टर्म दिया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और वह टर्म्स है वार्ता। क्लियर? वार्ता का अर्थ क्या हुआ भाई? वृत्ति का साधन। तो ये टर्म हमको लगता है आप लोगों का क्लियर है। आइए, एक टर्म यूज हुआ है शीताध्यक्ष। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, शीताध्यक्ष। कई बार इस पर हम लोग चर्चा किए हैं। शीताध्यक्ष के बारे में आप लोगों से पूछेगा। तो शीताध्यक्ष का अर्थ है आप लोग राजकीय भूमि। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला, व्यवस्था करने वाला अधिकारी। भाई क्लियर है? राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रमुख अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? शीताध्यक्ष। अब यहां पर एक टर्म है राजकीय भूमि। कौन भूमि भाई? राजकीय भूमि। राजकीय भूमि का अर्थ हुआ राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि।
राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो राजकीय भूमि। और राजकीय भूमि के प्रबंध करने वाले प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? सीता अध्यक्ष। क्लियर है? आइए, एक टर्म यूज हुआ सीता। क्या यूज हुआ? टर्म सीता। तो देखिए कहीं ना कहीं सीता से सीता अध्यक्ष रिलेटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ध्यान देना है हम लोगों को। तो सीता का अर्थ है राजकीय भूमि से होने वाली आय, राजकीय भूमि से होने वाली आय। तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को हम लोग क्या कहते हैं? सीता। और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? सीता अध्यक्ष। तो ये दो टर्म क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग को ध्यान में रखना है भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार क्या ध्यान में रखना है? भूमि के प्रकार। तो 3 प्रकार के भूमि की चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। फर्स्ट है कृष्ट। कृष्ट भूमि। कैसी भूमि भाई? कृष्ट भूमि। इसको कहते हैं जुती हुई भूमि। तो जुती हुई भूमि को ही क्या कहते हैं? कृष्ट भूमि। क्लियर है? दूसरा है अकृष्ट या आकृष्ट भूमि। आकृष्ट भूमि ये कैसी भूमि है? कृष्ट क्या हुआ? जुती हुई भूमि। क्लियर है? आकृष्ट क्या हुआ? तो बिना जुती हुई, जुती हुई और बिना जुती हुई। क्लियर है? तीसरा टर्म यूज होता है अस्थल। क्या यूज हो रहा है भाई? अस्थल। अस्थल को कहते हैं ऊंची भूमि। भाई ये 3 टर्म कृष्ट भूमि, आकृष्ट भूमि और अस्थल, ये तीनों में से कोई दे सकता है और पूछेगा कि मौर्य काल में कृष्ट भूमि का अर्थ क्या है, आकृष्ट भूमि का अर्थ क्या है, अस्थल का अर्थ क्या है? कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा गया है, अदेव मात्रिक। अदेव मात्रिक, इस टर्म पर ध्यान दीजिए। अदेव मात्रिक। अदेव मात्रिक भी एक प्रकार का भूमि था। तो किस प्रकार का भूमि ये जानना है हम लोगों को। तो ये है बिना वर्षा के, याद रखेंगे, बिना वर्षा के अच्छी कृषि, बिना वर्षा के अच्छी कृषि वाली भूमि। बिना वर्षा के भी जिस भूमि पर अच्छी खेती होती हो, अच्छी कृषि होती हो, उसी भूमि को अदेव मात्रिक कहते हैं। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अदेव मात्रिक से क्या समझते हैं? क्या कर देंगे हम लोग? क्या बताएंगे भाई? बिना वर्षा के भी जिस भूमि पर खेती अच्छे तरीके से हो जाता हो, उसी भूमि को क्या कहेंगे? अदेव मात्रिक। क्लियर है? आइए, आय का जो मुख्य स्रोत था, अर्थव्यवस्था में पूछेगा आय का मुख्य स्रोत। आप लोग से पूछेगा कि मौर्य अर्थव्यवस्था में आय के प्रमुख स्रोत क्या थे? आप लोग का आंसर होगा भूमि कर या भू राजस्व। भूमि कर या फिर भू राजस्व। क्लियर है? और भूमि कर या भू राजस्व का दर क्या था? 1/6 भाग। क्या था भाई? 1/6 भाग। अच्छे से याद कर लो कि मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आय का स्रोत भू राजस्व या भूमि कर, और मौर्य काल में भूमि कर का क्या दर था? तो आंसर होगा 1/6 भाग। कुल उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कि अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख शब्दावली, अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख शब्दावलियां, जहां से प्रश्न बार बार आप लोगों को रहता है।
अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, अर्थ व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। क्लियर है? तो मौर्य अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। फर्स्ट शब्दावली जिस पर ध्यान देना है वो है सीता। क्या है भाई? सीता। अभी हम लोग किए थे राजकीय भूमि से होने वाली आय को क्या कहते हैं? सीता। सीता शब्द पहले कर चुके हैं, क्लियर है? राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते हैं। राजकीय भूमि का अर्थ क्या हुआ? तो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि। तो पहला टर्म क्लियर है। आइए दूसरा, भाग। एक टर्म यूज हुआ भाग। भाग का अर्थ होता है उपज का हिस्सा। क्या बोलेंगे? उपज का हिस्सा। तो भाग का क्या अर्थ हुआ भाई? उपज का हिस्सा। तीसरा टर्म है प्रवेश्य। क्या है? प्रवेश्य। टर्म पूछेगा प्रवेश्य, तो प्रवेश्य का अर्थ होता है आयात कर। क्या होता है भाई? आयात कर। प्रवेश्य का अर्थ पूछेगा, आप लोग बता देंगे? क्या बताएंगे? बताइए, क्या आंसर देंगे? आयात कर। क्लियर है? आइए दूसरा टर्म, निष्क्राम्य। ये हुआ निर्यात कर। कैसा कर भाई? निष्क्राम्य। निष्क्राम्य। क्लियर है? ये कैसा टर्म है? तो निर्यात कर। कैसा कर? निर्यात कर। अगला जो टर्म है वो है प्रणय। कई बार ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा गया। प्रणय, आपातकालीन कर। कैसा कर भाई? आपातकालीन कर। क्या है? प्रणय। अगला टर्म है हम लोगों का बलि। एक प्रकार का राजस्व। एक प्रकार का क्या है? राजस्व। क्या? बलि। अगला टर्म है हम लोग का हिरण्य। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिरण्य, इसमें एकदम डॉट मार लीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए। प्रणय को स्टार मार्क कर दीजिए, हिरण्य को। हिरण्य है नगद कर। नगद कर, नगद लिया जाने वाले कर को क्या कहा गया है मौर्य अर्थव्यवस्था में? हिरण्य। अगला टर्म है हम लोगों का सेतु बंध। क्या है भाई? सेतु बंध। अगर आप लोग से टर्म पूछे सेतु बंध का अर्थ क्या है, तो आंसर होगा राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध। तो राज्य की ओर से सिंचाई के प्रबंध के लिए टर्म क्या यूज हुआ है? सेतु बंध। क्लियर? अगला टर्म देखिए, विष्टि। अगला टर्म क्या है हमारा? विष्टि। विष्टि का अर्थ होता है बेगार। बेगार तो आप लोग समझते ही है। विष्टि का अर्थ क्या होता है? बेगार। बेगार का अर्थ हुआ बिना मजदूरी दिए आपसे काम लेना, आपसे काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। क्या कहलाएगा? बेगार। जिसके लिए आपको कोई मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। क्लियर? आइए अगला देखिए, क्षेत्रक। टर्म क्या है? क्षेत्रक। क्षेत्रक का अर्थ होता है भूस्वामी। तो क्षेत्रक शब्द का अर्थ बताइए, अगर पूछे तो क्या बताएंगे? भूस्वामी। क्लियर है? अगला टर्म देखिए, उपवास। उपवास। उपवास का अर्थ होता है काश्तकार। काश्तकार मतलब कृषक। क्लियर है? उपवास। जो भूस्वामी के अधीन कृषि का कार्य करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? काश्तकार। और काश्तकार के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? उपवास। क्लियर है? आइए अगला देखिए, श्रेणी। अगला टर्म क्या है हम लोगों का? श्रेणी। श्रेणी का अर्थ हुआ शिल्पियों का संगठन। शिल्पियों का संगठन। तो शिल्पियों के संगठन के लिए क्या टर्म यूज हुआ है? श्रेणी। और ये आगे भी मौर्योत्तर काल में भी काफी प्रचलित टर्म है।
तो श्रेणी शब्द को अच्छे से समझिए, शिल्पियों के संगठन को। अगला टर्म है निगम। अगला टर्म क्या है भाई? निगम। और निगम का अर्थ होता है व्यापारियों का संगठन। व्यापारियों का संगठन निगम। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा गया है? निगम। श्रेणी शिल्पियों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन। क्लियर? अगला टर्म देखिए, संघ। महाजनों का संगठन। महाजनों का संगठन, महाजन मतलब समझते ही हैं, महाजनों का संगठन। अगला है आप लोग का सार्थवाह। यह भी टर्म कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है। सार्थवाह, स्टार मार्क कर लीजिए, सार्थवाह। क्लियर? सार्थवाह का अर्थ होता है व्यापारियों के कारवां का प्रमुख। तो व्यापारी पहले इस झुंड में चलते थे, समूह में चलते थे, और उस व्यापारिक समूह के प्रमुख को क्या कहते थे हम लोग? सार्थवाह। क्लियर है? आइए, व्यापारियों के कारवां का प्रमुख, व्यापारियों के कारवां का प्रमुख को हम लोग कहते हैं क्या? व्यापारियों के कारवां का प्रमुख को कहते हैं सार्थवाह। तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी था, जहां से बार बार प्रश्न रहता है, उसी को हम यहां पर कोशिश किए हैं कि आप लोग को बता दिया जाए। तो क्या अब ये कोई भी टर्म से क्वेश्चन रहेगा, कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं आप लोग, मौर्यकालीन मुद्राएं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, मौर्यकालीन मुद्राएं। मौर्यकालीन मुद्राएं, मौर्यकालीन मुद्राएं। फर्स्ट है कारसापन। कारसापन या इसी को पन्न भी कहा गया है। कारसापन, पन, या फिर कह सकते हैं धरन। धरन, तीनों नाम, कारसापन, पन्न या धरन, एक ही बात हुआ। चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? कारसापन, पन या फिर धरन। क्लियर? किस चीज का सिक्का है भाई? चांदी के सिक्के। अगला देखिए क्या टर्म है, अगला सुवर्ण या निष्क। सुवर्ण या निष्क, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के। क्लियर है? तो सोने के सिक्के को मौर्य अर्थव्यवस्था में या मौर्य काल में क्या कहा जाता था? सुवर्ण या फिर निष्क। क्लियर है? कर पाएंगे? कारसापन चांदी के सिक्के, निष्क सोने के सिक्के। अब आइए, मासक एवं काकिनी, ये तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के किस चीज के सिक्के हैं भाई? तांबे। मासक या फिर काकिनी। काकिनी कौ है भाई, ये कौ है, काकिनी, तांबे के सिक्के। तो ये तीन प्रकार के सिक्के मौर्य अर्थव्यवस्था में प्रचलित थे। कितने प्रकार के सिक्के? अगर आप लोग से पूछे क्वेश्चन तो अब आप लोग क्या बोलेंगे? कितने प्रकार के सिक्के बताइए? 3 प्रकार के सिक्के। कौन कौन? फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट हुआ पन, कारसापन या धरन। दूसरा सुवर्ण या निष्क, और तीसरा मासक या काकिनी। क्लियर? आइए, मौर्यों की राजकीय मुद्रा, क्वेश्चन पूछेगा मौर्यों की राजकीय मुद्रा। अगर पूछे मौर्यों की राजकीय मुद्रा बताइए तो आंसर क्या देंगे आप लोग? आंसर होगा आप लोग का पन। क्या आंसर होगा? पन। तो पन कह लीजिए या कारसापन कह लीजिए, यही मौर्यों की राजकीय मुद्राएं थी। क्लियर है? अगला आइए, पन जो है ये 3/4, ध्यान रखिएगा, पन 3/4 तोले के बराबर, 3/4 तोले के बराबर, पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था।
चांदी का सिक्का था। किस चीज का सिक्का भाई? चांदी का। तो पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था, जो राजकीय मुद्रा था मौर्य काल का। आइए, इसके ऊपर खुदे होते थे। मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा है, इसके ऊपर क्या क्या खुदे होते थे? तो मयूर, फर्स्ट क्या हुआ? मयूर, दूसरा अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, मयूर, अर्धचंद्र और पर्वत। तो राजकीय मुद्रा जो थे मौर्य काल के, इस पर किस चीज का चित्र खुदा हुआ होता था? अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, क्या बोलेंगे आंसर? बताइए। मयूर, अर्धचंद्र या फिर पर्वत। क्लियर है? आइए, राजकीय मुद्रा जो पन है, इसको आहत मुद्रा भी कहा जाता था। आहत सिक्का, आहत सिक्का भी कहा जाता था। आहत सिक्का भी कहा जाता था। आहत सिक्का को इंग्लिश में कहते हैं पंच मार्क्ड। आहत सिक्का का अर्थ इंग्लिश में है, नहीं, आहत सिक्का को इंग्लिश में कहते हैं पंच मार्क्ड। क्लियर है? और आहत सिक्का का मतलब हुआ चित्र को मार्क कर देना, चित्र को अंकित कर देना। तो मौर्य मुद्रा को आहत मुद्रा भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? आइए, एक टर्म है रूप दर्शक। टर्म है रूप दर्शक। पूछेगा रूप दर्शक का क्या भाई? ये कैसे अधिकारी थे? रूप दर्शक, तो रूप दर्शक जो है मुद्राओं का परीक्षण करने वाले, मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को कहते थे। क्लियर? मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? रूप दर्शक। ये बात क्लियर? अगर आप पूछे कि रूप दर्शक किस प्रकार के अधिकारी थे, कर देंगे हम लोग, कर देंगे। अगला देखिए, अब आप लोग को ये जो हुआ मुद्रा से संबंधित बातें, किससे रिलेटेड? मुद्रा से संबंधित। और आगे अब देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दो जगह है, एक है काशी और पुंड्र। एक जगह है काशी और दूसरा है पुंड्र। क्लियर है? काशी और पुंड्र। पूछेगा ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो काशी और पुंड्र जो है, ये रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध थे। रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध। क्लियर है? काशी और पुंड्र, ये दो जगह मौर्य काल में रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर? आइए, बंग, ये मलमल के लिए विख्यात था। मलमल के लिए विख्यात, पूरे दुनिया में मलमल के लिए प्रसिद्ध कौन? बंग। बंग मतलब बंगाल। क्लियर है? अगला देखते हैं। मौर्य काल में 4 व्यापारिक मार्ग थे। 4 व्यापारिक मार्ग प्रमुख। तो कितने प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे, आंसर क्या देंगे? 4। इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो है उत्तरापथ। ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को पूछा गया है। तो 4 प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग थे, इसमें से सबसे प्रसिद्ध है उत्तरापथ। क्लियर? आइए, उत्तरापथ में लिखेगा पुरुषपुर। पुरुषपुर मतलब पेशावर। पेशावर का ही पुराना नाम है पुरुषपुर। पुरुषपुर से पाटलिपुत्र तक, पुरुषपुर से पाटलिपुत्र तक के मार्ग को क्या कहते थे? उत्तरापथ। कहां से कहां तक? पुरुषपुर से लेकर पाटलिपुत्र तक के मार्ग को हम लोग कहते थे उत्तरापथ। कौन पथ भाई? उत्तरापथ। ध्यान रखिएगा, यह जो है ताम्रलिपित से भी जुड़ा हुआ था। ताम्रलिपित से जुड़ा हुआ।
किससे जुड़ा हुआ था? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति एक बड़ा बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित बंगाल में, तो उत्तरापथ ताम्रलिप्ति से भी जुड़ा था। तो उत्तरापथ मौर्य काल के प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। क्लियर है आप लोगों का? चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह, अगर आप लोग से पूछे मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह, तो पहले पश्चिमी तट कर लेते हैं हम लोग। पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट पर जो प्रसिद्ध बंदरगाह थे उनका नाम है भड़ोच या भड़ोच या भृगुकच्छ। भृगुकच्छ, भड़ोच कहिए या भृगुकच्छ कहिए, ये मौर्य काल के बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह थे पूर्वी तट के। पश्चिमी तट तो पश्चिमी तट के। क्लियर है? आइए एक और बहुत प्रमुख है सोपारा। सोपारा महाराष्ट्र, सोपारा। क्लियर है? भड़ोच या भृगुकच्छ और सोपारा, ये दो बंदरगाह पश्चिमी तट पर। अब भड़ोच जो है सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह, सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह, सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह कौन भाई बताइए? भड़ोच या भृगुकच्छ। तो पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले प्रमुख बंदरगाह दो हुए, भड़ोच और सोपारा। पूर्वी तट जो है वो ताम्रलिप्ति। पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है वो फेमस है ताम्रलिप्ति। तो ये तीन बंदरगाह प्रमुख हैं मौर्य काल के। क्लियर है? तो मौर्य काल के तीन प्रमुख बंदरगाह को याद रखेंगे आप लोग। और पूर्वी तट पर कौन है, पश्चिमी तट पर कौन है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा पूछ सकता है मौर्य काल के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन थे, तो उस समय आप लोग को काम आएगा। क्लियर है? आइए अब एक क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। व्यापारिक संबंध, मौर्यों का जो व्यापारिक संबंध था वो किन किन क्षेत्रों से था, ये क्वेश्चन पर काफी ध्यान देना। एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। मौर्यों का व्यापारिक संबंध किन किन क्षेत्रों से था? तो फर्स्ट है पश्चिम एशिया। फर्स्ट क्या है बताइए? पश्चिम एशिया। दूसरा है मिस्र, तीसरा है चीन और चौथा है श्रीलंका। तो ये चार क्षेत्र या चार देश कह लीजिए जहां से हम लोगों का मौर्य काल में व्यापारिक संबंध था। कौन कौन क्षेत्र बताइए भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कीजिए मेरे साथ, बोलिए जोर से। क्या आंसर देंगे आप लोग? फर्स्ट पश्चिम एशिया, दूसरा मिस्र, तीसरा चीन और चौथा श्रीलंका। तो ये चार प्रमुख क्षेत्र थे जहां से मौर्य काल में व्यापारिक संबंध हम लोगों का था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत से निर्यात। भारत से निर्यात, विशेष करके मिस्र को क्या क्या करते थे हम लोग? भारत से निर्यात, भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तु विशेषकर मिस्र को, तो फर्स्ट होगा हाथी दांत। क्या देंगे भाई? हाथी दांत। ये निर्यात किए जाने वाले वस्तु हुए, हाथी दांत, कछुए। क्या हुआ? कछुए, सीपियां, मोती। क्लियर है? हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील, रंग हो गया, नील हो गया, बहुमूल्य लकड़ी, बहुमूल्य लकड़ी। ये सब प्रमुख निर्यात की वस्तुएं थी। किसको? खास करके मिस्र को निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन पूछेगा मिस्र को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तु का नाम बताइए। आप लोग बता देंगे? अब चलिए क्या क्या होगा बताइए आप लोग। फर्स्ट हाथी दांत, दूसरा कछुआ, तीसरा सीपियां, चौथे मोती, पांचवा रंग, छठा नील और सातवां बहुमूल्य लकड़ी।
तो ये निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तुएं हैं मौर्य काल के। क्लियर? चलिए अगला देखिए, एक टर्म विक्री कर, जानते ही हैं आप लोग, विक्री कर तो वर्तमान में भी लागू है। बिक्री कर तो देशज वस्तुओं पर 4%, देशज वस्तुओं पर 4%, तो देशज वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर? 4%। क्लियर है? तो देशज वस्तु मतलब देश में निर्मित वस्तु पर बिक्री कर कितना लगता था, ये प्रश्न का आंसर होगा 4%। दूसरा देखिए, आयातित वस्तुओं पर, आयातित वस्तुओं पर 10%, तो आयातित वस्तुओं पर कितना लगता था बिक्री कर? आंसर होगा 10%। क्लियर? आइए अब लास्ट बात हम लोग को देखना है कि बिक्री कर ना देने वाले को, बिक्री कर ना देने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है मृत्यु दंड। समझ जाइए कि कर वसूली पर मौर्यों का कितना ध्यान था, कितनी कठोरता से कर वसूल हो रहा है कि अगर आप बिक्री कर से बचते हैं, बिक्री कर का चोरी करते हैं, नहीं देते हैं, तो सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। क्लियर है? यह बहुत कठोर दंड है और आप समझ सकते हैं कि टैक्स व्यवस्था पर कितना जोर था। और हम आपको शुरू में ही बताए थे कि विशाल सेना और बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति, ये मौर्य प्रशासन की विशेषताएं, और इन अधिकारियों और सेना को नगद वेतन देने के लिए अगर सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो ये व्यवस्था फ्लॉप हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के कर लगाए गए थे और करों की वसूली कठोरता पूर्वक होता था। तो चलिए बताइए, किस कर को ना देने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था? बिक्री कर। और ये किनका कथन है? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। किनका कथन है भाई? मेगास्थनीज। क्लियर है? तो चलिए मित्रों, आज हम आप लोगों को मौर्य अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर ध्यान आकृष्ट करवाए और उम्मीद है परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न रहेगा। और आप अगर इसको ध्यान से बनाए हैं, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो अच्छे से कर पाएंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। तो चलिए फिर मिलते हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।